तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से आरपीएफ की वैकेंसी आउट हो गई है। 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें 4660 4660 पोस्ट निकली है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, जिसमें आज हम बात करेंगे एसआई की कितनी पोस्ट है और कांस्टेबल की कितनी पोस्ट है यहाँ पे, और साथ ही साथ एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, क्या आपका यहाँ पे सिलेबस होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आगे वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि मेडिकल के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंडियन रेलवेज मांग रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चैनल पर डेली 2 अपडेट आते रहते हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के, तो चैनल पर अपडेट रहें। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था 4660 पोस्टें निकली हैं कांस्टेबल और एसआई के लिए, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 15 अप्रैल 2024 को इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 4208 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल कांस्टेबल के लिए आई है। बाकी 452 वैकेंसी 452 वैकेंसी यहाँ पे आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए निकाली गई है भारत सरकार के द्वारा। तो हम आगे बात करते हैं। ये इसका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, वही आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है जिसमें आपको 1 2 3 नेक्स्ट उसके बाद 3 स्टेप से मूव ऑन होना होगा। फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स दे दिए हैं कि आपका मेरिट के अकॉर्डिंग किस ग्रुप में सिलेक्शन होगा। ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है और ई भी है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जो इंडियन रेलवेज का नोटिफिकेशन आया है इसमें इसको लेकर ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं है, तो आप अपना मेरिट के अकॉर्डिंग आके देख सकते हैं। आरपीएफ का रिक्रूटमेंट का एक ओवरव्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं कि इसका ऑलरेडी 2 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था जो कि न्यूज़पेपर में निकाला गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजिंग जो बॉडी है वो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। इसका पोस्ट नेम हम पहली बात करते हैं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का आपका 4660 में 4208 कांस्टेबल की पोस्ट है, 452 एसआई की पोस्ट है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है आप देख सकते हैं जो कि आया है। कैटेगरी गवर्नमेंट है इसकी, आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है इसका। नोटिफिकेशन आ चुका है 2 मार्च को इसका। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक आपकी फॉर्म एक्सेप्ट करे जाएंगे। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऑन एंड बिफोर 5 मई से पहले ही भर लें फॉर्म, ताकि आपको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े एंड टाइम में। ऑनलाइन मोड है इसका एग्ज़ाम का भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया। पैन इंडिया का मतलब है आपकी जॉब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया जॉब आपकी किसी भी स्टेट में हो सकती है, किसी भी शहर में हो सकती है। इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट इसकी गिवन है यहाँ पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ पर से आप जाकर डायरेक्टली फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी एग्ज़ाम को लेके। पहला नोटिफिकेशन इसका 2 जनवरी को रिलीज हुआ था, न्यूज़पेपर में प्रेस नोट रिलीज कर दी थी इंडियन रेलवेज ने। फिर दोबारा इसका पेपर में ऐड आया है न्यूज़पेपर में 2 मार्च को। 15 अप्रैल को आपका फॉर्म ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा, साइट पर आप फॉर्म भर सकते हो जाके इंडियन रेलवेज की, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर लेना। 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई की डेट भी 15 तारीख है और 14 मई लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म फिल कर ले। और इसका फ़ी पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन ही रहने वाला है, इसके बारे में आप टेंशन ना लें, ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन ही रहने वाला है इसका भी। इसकी वैकेंसी को लेकर बात कर लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की 4208 पदों पर इसकी वैकेंसी होनी है कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर की 4000, यहाँ पे 4208 पद थे कांस्टेबल के, याद रखिएगा आप कांस्टेबल के हैं। और यहाँ पे 452 पद हैं जो एसआई के हैं, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर इंडियन रेलवेज में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपका पास 452 पद हैं। अप्लाई करना है, ऑनलाइन डेट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, कब से फॉर्म रिलीज हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्टेप क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना है www.rpf.indianrailways.gov.in पे आपको जाना है।
जहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट करना है इस पोर्टल पे, जिसमें आपको अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आपको अपना घर का पता यानी कि रेसिडेंस एड्रेस भी फिल करना होगा। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा, जिसके बाद आपको उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से वापस लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल पे जाके उसी साइट पे, और फिर अपना एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म है फिर उसकी आगे की डिटेल्स फिल करनी होगी जो उस पर इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जैसे पर्सनल डिटेल्स में आपका आधार या पैन कार्ड भी हो सकता है, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या हाई स्कूल या इंटर हो, और बाकी का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो वो आप उसमें देख के फिल कर सकते हो अपना। आप अपलोड और स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं, यहाँ तक कि जैसे फ़ोटोग्राफ्स हैं या सिग्नेचर है आपका या एसेंशियल सर्टिफिकेट है, वो आप इसमें फिल कर सकते हो स्कैन करके, या अपने कैमरे से ही नॉर्मल अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच के जो भी उसमें स्पेसिफाइड साइज़ मांगा जाएगा, एमबी में भी हो सकता है, 1 MB का साइज़ मांगा जा रहा है, 100 KB का साइज़ मांगा जा रहा है, या 200 KB का साइज़ मांगा जा रहा है, जो साइज़ मांगा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सिलेक्ट करके क्रॉप करके आप अपलोड कर सकते हो। देन फिर फिफ्थ स्टेप हमारी है जहाँ पे हमें फ़ी पेमेंट करना है, और फ़ी पेमेंट का जो मेथड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अदर अवेलेबल ऑप्शन में जैसे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो, एंड एसेट्रा। फिर उसके बाद में सिक्स्थ स्टेप में आपको करना है अपनी एप्लीकेशन को एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा एक्यूरेसी कंप्लीटनेस के साथ में कि कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई है। जब आप चेक कर ले फिर आप अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सके आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसकी? एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस है, और एससी और एसटी के लिए या फीमेल्स के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कुछ फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, कुछ एससी में भी आते हैं, कुछ एसटी में भी आते हैं। यहाँ पे फीमेल्स का बात उन्होंने करा है, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ये जनरल है, एससी एसटी है, यानी कि ये कॉमन है, इसमें सभी फीमेल्स इंक्लूड हो जाएंगे। आरपीएफ का रिक्रूटमेंट 2024 का एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको हम आगे देखते हैं। उससे पहले ये बता दें हम आपको, कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। किस पोस्ट के लिए? कांस्टेबल के लिए। और आरपीएफ के एसआई की पोस्ट यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास कम से कम 20 साल की उम्र तो होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, लेकिन ये भी आप जान लें कि 10th आपका होना चाहिए, 12th होना चाहिए, या डिप्लोमा या ग्रेजुएट या किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपके पास डिग्री होनी चाहिए एसआई में या कांस्टेबल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। क्वालिफिकेशन बेसिकली सब इंस्पेक्टर के लिए क्या मांगी जा रही है? क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री, यानी आप चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे फिर बीकॉम हो, आप डाल सकते हो फॉर्म। आप चाहे बीटेक हो, चाहे बी फार्मा आपने करा है, चाहे आपने बीकॉम करा है, चाहे बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि आपका सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए चाहिए यहाँ पे 10th ग्रेड या उसके बराबर की पात्रता। हाई स्कूल वाले भी, चाहे उनका हाई स्कूल यूपी बोर्ड से है, चाहे सीबीएसई से है, चाहे आईसीएसई से है, किसी भी बोर्ड से उनका है, हाई स्कूल अगर कंप्लीट है तो वो इसमें फिल कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक वाले भी इसमें फॉर्म अपना डाल सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की लिमिट क्या है एज की? तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि 18 साल की एज चाहिए कांस्टेबल के लिए, और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र, और एसआई के लिए चाहिए 20 साल, और 25 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 20 साल की एज में भी डाल सकते हैं और 25 साल से आप ऊपर ना हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे मान के चलिए अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और जब आपने फॉर्म फिल करा तो आपकी एज 26 हो चुकी है, 25 से बढ़ के, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है, यानी आप 30 या 31 तक भी आप इसमें डाल सकते हैं फॉर्म।
ओबीसी को 3 साल का मिलता है, यानी कि वो 28 साल की एज तक प्रीफर कर सकते हैं एसआई को, सब इंस्पेक्टर को या कांस्टेबल को, जो वो चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले भी 10 साल का उनको वेटेज मिल जाता है एज रिलैक्सेशन में, यानी कि वो 35 साल की अवस्था में भी डाल सकते हैं फॉर्म, या वो 33 साल में भी डाल सकती है, उनकी इच्छा है, चाहे वो एसआई का फिल करें या वो कांस्टेबल का फिल कर रहे हैं फॉर्म। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पहला जो है इसका है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसका पहला जो सीबीटी टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। पहला फेज़ है इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अरिथमेटिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिलेबस के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहें। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पेट। पेट ये यूपी पेट वाला नहीं है जो आप सोचो कि जो यूपी पेट होता है, ये आरपीएफ का है, इंडियन रेलवेज जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पेट कराती है, यानी कि आपका फिजिकल शारीरिक क्षमता देखती है, जैसे दौड़ कराना, लॉन्ग जंप कराना, रनिंग कराना, हाई जंप कराना, उससे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा कि आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं है। फिर उसका बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपने जो भी डिग्रियां मार्कशीट लगाई हैं अपनी हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन की, वो अप्रूव्ड हैं, सही है, ओरिजिनल है, वेरीफाइड है या नहीं है। वेरीफाइड का मीन्स है कि सही, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म डिसमिस हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी की प्रोसेस को पार कर लेंगे वो मेडिकल चेकअप में जाएंगे, और मेडिकल के जो क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो हम आगे बात करते हैं उनके बारे में। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा इन तीनों एग्जाम के बेस्ड पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। उसके बाद आपकी रैंकिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि अदर स्टेट मिलती है, वो डिसाइड करा जाएगा। अब इसका एग्जाम का क्या पैटर्न है। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग 1/3 की होने वाली है, और अगर आपने गलत क्वेश्चन करा है तो 1/3 मार्क्स आपके यहाँ पे कट जाएंगे। 90 मिनट का पेपर है, यानी कि 1.5 घंटे का टोटल पेपर होगा, आपको समय मिलेगा। मल्टीपल चॉइस है, यानी कि आपके पास 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा या पहला है, उनमें से किसी एक पे आपको टिक करना पड़ेगा। कांस्टेबल के लिए यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि उनका पेपर केवल 10th क्लास की लेवल का होगा, यानी चाहे वो मैथ उनसे पूछी जा रही है, चाहे इंग्लिश पूछा जा रहा है, चाहे जीएस पूछा जा रहा है, जो भी कुछ पूछा जा रहा है उनसे 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। और जो एसआई की पोस्ट के लिए भर रहे हैं फॉर्म सब इंस्पेक्टर के लिए, उनको ग्रेजुएशन के लेवल का उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी, ये याद रखें। अरिथमेटिक, यहाँ पे अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 35 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 35 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। इस तरह आपका 120 नंबर का कुल पेपर होगा, और 120 नंबर का ही आपको प्राप्त होंगे उसमें। इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी वाले 95+ स्कोर करने का अप्रॉक्स 100 तक टारगेट रखें रीच करने का, अगर उनको कट ऑफ को क्लियर करना है। पेट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट यूपी पेट नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर जो बात करने वाले फिजिकल की एफिशिएंसी की, तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे कि उनको सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी 5 मिनट 45 सेकेंड में। ये 800 मीटर का रन उनके लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए है। लॉन्ग जंप मेल्स को 14 फीट करनी है, और हाई जंप उनको 4 फीट करनी है। अब हम कांस्टेबल मेल की बात यहाँ पे कर चुके हैं, हम कांस्टेबल फीमेल की बात कर रहे हैं। कांस्टेबल फीमेल को 1600 मीटर का रन नहीं करना है, क्योंकि ये मेल्स के लिए था। उनको 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की जो दौड़ है इसको कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद उनको लॉन्ग जंप 9 फीट की लगानी है, और 3 फुट हाई जंप लगाना है। अब यहाँ पे आप बात पोस्ट सब इंस्पेक्टर की कर लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर में फीमेल्स को 1600 मीटर का रन नहीं करना है, ये मेल्स के लिए है। उनको 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी है। उनको लॉन्ग जंप 9 फीट कूदना है, और हाई जंप 3 फुट के लिए रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हम एसआई मेल्स की बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात में बात बता दी। अब एसआई मेल्स में यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकेंड का समय मिलेगा आपको 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए। 800 मीटर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फीमेल्स के लिए था। 12 फुट की आपको जंप लगानी है। आपको हाई जंप 3 फुट 9 इंच की लगानी जरूरी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल मेडिकल टेस्ट में। जो हमारा फिजिकल मेडिकल टेस्ट आरपीएफ लेने वाला है, आरपीएफ के एग्जाम में
तो रेलवे ने रिक्वायरमेंट रखी है यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी। यूआर में सभी सामान्य वर्ग के लोग शामिल होते हैं। यूआर और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर की आपके पास हाइट होनी चाहिए, जो कि लगभग मान चलिए आपके पास 5 फुट 6 इंच के आसपास का औसत आता है। और आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब उसको फुलाया जाए तो 85 सेंटीमीटर बनना चाहिए। यहीं पे एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी की 160 सेंटीमीटर की हाइट की रिक्वायरमेंट है, और 76.2 सेंटीमीटर या फुलाने पे 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दोनों ही रिक्वायरमेंट आपके पास नेसेसरी है। अदर कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या अदर रीजन में रहने वाले के लिए गवर्नमेंट ने 163 सेंटीमीटर की हाइट निर्धारित करी है, और 80 और 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है 85 जब आपको एक्सपेंड करा जाए फुलाया जाए तो उस पर 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फाइल एंड स्टेज का प्रोसीजर होगा, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इस राउंड में भेजा जाएगा। अगर जो कैंडिडेट पास कर लेते हैं उनको इस राउंड में उनकी मार्कशीट, कास्ट का सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम करा है रिजर्वेशन के लिए, एनओसी का सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लगेगा, और आपके अदर डॉक्यूमेंट भी जो ज़रूरी उसमें मांगे गए हैं उसको चेक करा जाएगा। अगर आप उसमें फेल होते हो तो आपको पूरी प्रोसेस से, चाहे भले आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया है, चाहे भले आपने अपना फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, चाहे भले आपने कितने भी क्वालिफिकेशन तक आ गए हो, अगर आप लास्ट स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, तो इसके सिलेबस को लेकर हम आगे बात करते हैं, बने रहिए इस वीडियो पर। इसका सिलेबस जनरल अवेयरनेस में हम बात करते हैं, टॉपिक तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक अवेयरनेस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है। बात बता दें आपको, जो जिनको कांस्टेबल का फॉर्म भरना है उनके लिए सारा 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, लेकिन जो लोग एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए फॉर्म की जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन अपना मान के चले, उनके लिए ग्रेजुएशन का ही लेवल पूछा जाएगा उनसे। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कुछ नहीं है, ये मैथ्स है आपका, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी नाम से काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। एसआई सीआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी आपका कांस्टेबल वालों के लिए 10th लेवल का पूछा जाएगा, और एसआई वालों के लिए ये ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। अब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये एनालॉजी पूछा जाएगा, ऑड वन आउट, यानी कि आपको किसी 4 में से कोई एक भिन्न संख्या को निकालना है, सीरीज आपको निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, डायरेक्शन के बारे में होगा कि साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ में कोई मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो राइट मुड़ता है, इसके बारे में इस तरीके से समझ लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग आपको करना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें करने पड़ेंगे। मैट्रिक्स है, ब्लड रिलेशन के बारे में बताना होगा। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, मिसिंग टर्म्स को आपको ढूंढना होगा। ये भी कांस्टेबल वालों से 10th लेवल का और एसआई वालों से ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाने वाला है। अगर बात करें इसकी सैलरी की, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो सैलरी का निर्धारित करा है, इनिशियल वो सब इंस्पेक्टर को देने वाला है लेवल 6 और 7th कमीशन पे के हिसाब से 35,400 रुपया, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी देने वाला है लेवल 3 में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 21,700 रुपया। अगर आप लोग सोच रहे होंगे मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, तो एक एएसआई जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए जो डालना है फॉर्म एसआई बनने के लिए, उसकी सैलरी 35,400 है, यानी कि उसके हाथ में लगभग 60,000 रुपये आने वाले हैं। और जो कांस्टेबल के लिए अपने फॉर्म को फिल कर रहा है तो वो सैलरी को अपना मान के चले उसके हाथ में लगभग 40,000 रुपये उसके हाथ में सैलरी आएगी, सारे अलाउंसेस को जोड़ के, चाहे वो आपका एचआरए है, चाहे वो आपका टीए है, चाहे वो आपका डीए हो, सब कुछ जोड़ के आपके पास 40,000 आएगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 60,000 रुपये आपको मिलेगा सैलरी। पहली सैलरी 1 महीने की इतनी बनेगी आपकी। इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी और प्रमोशन के साथ में। सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आ गया था 1 जनवरी को ही, जनवरी के पहले महीने सप्ताह में आ गया था, और जो कि आरआरबी ने कह दिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, कि ये 6th लेवल का होगा और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ये 3रे लेवल का होगा
आपका छठे नहीं 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। तो 21,700 इधर निर्धारित हुआ है, 35,400 जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ इसका क्राइटेरिया क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 15 अप्रैल को ही दोनों के फॉर्म 15 अप्रैल को ही फिल करे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अभी आप बात करते हैं रीजनल वेबसाइट की। आपको जिस रीजन में आप आ रहे हो अपना रीजन जरूर ध्यान रखें, उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। आपको फॉर्म केवल सिंगल वेबसाइट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप सभी को उसी वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करना है। लेकिन जब आप अपना एडमिट कार्ड चेक करें या रिजल्ट चेक करें तो आप जिस रीजन में आप आते हैं, आप अहमदाबाद में, अजमेर में, बेंगलोर में, भोपाल में, या इनमें से जिस भी रीजन में आपका स्टेट आता है, आप जिस शहर में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग उस साइट पे आप जाके देख सकते हो। ये सभी वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या पूछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर रोज़ 2 अपडेट कम से कम आते रहते हैं जॉब नोटिफिकेशन को लेके, तो आप चैनल पर अपडेट रहें। स्टे एम्पावर्ड विथ करियर फंड। थैंक यू।